हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, ये हमारी मैनेजमेंट सीरीज का चैप्टर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर गलती से फाइनेंस लिख गया है, यहाँ पर होगा मैनेजमेंट। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट होता क्या है और हमारे पास यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले समझना इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब आप बोलोगे स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें तो हमारे पास में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स होते हैं, हम लोन्स वगैरह लेते हैं तो डेट होल्डर्स हमारे पास बेसिकली लेंडर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे खुद के कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, और हम भी किसी के कस्टमर्स होते हैं। फिर हम सबको देखने वाला कि हम काम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट होती है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब यही सभी स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम जो भी काम करें यहाँ एथिकली करें, मॉरली करें, इंटीग्रिटी के साथ में करें। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पर हमें पता हो कि क्या एक्शन कब लेना है और उस एक्शन को फॉलो करें। हमें अपना काम अच्छे से आना चाहिए, हम अपने काम के लिए डिसिप्लिन्ड हों, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब ये सारी चीजों के अलावा यहाँ पर हमें जरूरी होता है कि हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें, ठीक है। कुछ लॉज होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आज यही सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हो सकता है, रूल्स हो सकते हैं, प्रैक्टिसेस हो सकती हैं और प्रोसेसेस हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट कर रही हैं, एक कंपनी को डायरेक्ट कर रही हैं कि किस तरह से आपको काम करना है और कंट्रोल करती हैं। अगर हम बात करें, ये यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बना लेती हैं जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट हो रहा होता है। अब साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है ये यहाँ पर इंश्योर करता है कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है हमारे स्टेक होल्डर्स का, वो यहाँ पर अच्छा रहे। हम यहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बेटर रखें और तब अपना काम करें। फिर हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाए, यहाँ पर हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये एनहांस हो और हम लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू क्रिएट करें। लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू क्रिएशन, देखो, प्रोडक्ट्स तो हम अच्छी क्वालिटी के बना रहे हैं, सर्विसेज हम अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा नाम भी अच्छा होना चाहिए। अब आप समझते हैं टाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए तो नहीं जानी जाती है, अपनी गुडविल के लिए जानी जाती है, एक जो वैल्यू उन्होंने क्रिएट की है उसके लिए जानी जाती है। अच्छा, यहाँ पर अगर सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, एथिकली काम कर रहे हैं, तो फ्रॉड्स के चांसेस कम हो जाते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस कम फॉलो होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक अच्छी रेप्यूटेशन बनती है और ब्रांड इमेज बहुत अच्छी बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट की, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, फोकस में अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है वो क्या देखता है, वो देखता है कि फ्रेमवर्क जो है वो हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से है या नहीं है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, ठीक है, गाइडेंस ये हमें करते हैं और फ्रेमवर्क सेट हमारे लिए करते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो भी फ्रेमवर्क सेट किया गया, जो भी गाइडलाइंस हमें दी गई, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने का काम मैनेजमेंट का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजी की जो होती हैं ये आती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए हमारे मैनेजमेंट के लिए, तो ये किसके अंडर आती हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम के अंदर। ये एक्टिविटीज में क्या क्या होता है, आप सबसे पहले तो एज अ बोर्ड यहाँ पर सभी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हो, गाइडलाइंस को सेट करते हो, ठीक है। आपका काम होता है आप लिमिट सेट करो, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का काम आपका है। एंड मैनेजमेंट क्या करता है, अगर आपके ब्रांच मैनेजर हैं तो वो देखते हैं डे टू डे ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं को बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव की बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बात करता है लॉन्ग टर्म रिस्क और सस्टेनेबिलिटी की, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो क्योंकि ये डे टू डे ऑपरेशंस को देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म और गोल ओरिएंटेड होते हैं। टाइम होराइजन की बात करें
तो हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो आप देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए है और कॉर्पोरेट हमारा मैनेजमेंट यहाँ पर शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए है। डिसीजन स्कोप की बात करें तो ये ब्रॉड और स्ट्रेटेजिक है एंड यहाँ पर ये ऑपरेशनल और स्पेसिफिक डिसीजंस लेने वाला है। स्टेक होल्डर फोकस की बात की जाए तो बैलेंस इंटरेस्ट जो है हमारे सभी स्टेक होल्डर्स का ये देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये यहाँ पर मेजरली इंटरनल स्टेक होल्डर्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज और कस्टमर्स क्या चाहते हैं। कोर प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे सीजी में आता है अकाउंटेबिलिटी। हमारी अकाउंटेबिलिटी किसको है, ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन करें, यहाँ पर फेयरनेस मेंटेन करें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से हैंडल करें। मैनेजमेंट का काम है कि काम को वो एफिशिएंटली कराएं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और गोल अचीवमेंट में हेल्प करें। अगर हम एनालॉजी की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे लाइक ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं हमारे हाईवेज पर, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मैनेजमेंट क्या करता है, तो जो ड्राइवर्स हैं उनको देखा जाएगा कि वो ठीक से रूल्स को फॉलो करें। अब आती है बात कोर प्रिंसिपल्स क्या है। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है, अगर यहाँ पर आरपी एकेडमी को आपने पेमेंट की है, ठीक है, या आप इनके यूट्यूब चैनल पर आए हो तो यहाँ पर आरपी एकेडमी आपको बोल रहे हैं कि हम आरबीआई से रिलेटेड आपको पढ़ाएंगे या रेगुलेटरी बॉडीज और एआईएफआईज का पढ़ाएंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको यहाँ पर करेक्ट चीजें प्रोवाइड करें। अगर हम आपको सही चीजें प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हमें कमेंट में बोलोगे, आप हमसे रिफंड मांग सकते हो, इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या देखा जाएगा कि हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है आप लोगों की तरफ। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारी जो कंपनीज हैं उनको आंसरेबल होना चाहिए शेयर होल्डर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, कस्टमर्स के लिए और कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी क्यों, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो कम्युनिटी के होते हैं। इसके बाद में जो अकाउंटेबिलिटी स्पैन होता है वो यहाँ पर हमारा कहाँ पर आएगा, फाइनेंशियल आउटकम्स हमारे कैसे आ रही हैं, एथिक्स हमने फॉलो किए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। फिर आती है बात ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी क्या है, हमें यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट्स, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से दिखानी है, हमें कोई भी फ्रॉड नहीं करना, हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो वो हमें इन्फॉर्म करना है। तो हम यहाँ पर अपने लिए जो डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, क्लियर और ओपन होने चाहिए। डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को हमें डिस्क्लोज करना चाहिए जो कि किसी भी यूजर के इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिसीजंस को यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात आती है यहाँ पर हम और क्या इंक्लूड करते हैं, टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओपन कम्युनिकेशन हमारी स्ट्रेटेजीज की और रिस्क की हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। फेयरनेस, तो यहाँ पर जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम इक्विटेबली यहाँ पर ट्रीट करते हैं, सिमिलर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फिर आती है बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारा जो कंडक्ट है वो एथिकल हो और हम कंप्लाई करें लॉस के साथ में, हम यहाँ ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करें, हम हमारे एम्प्लॉयज को यहाँ ह्यूमन जैसा ही ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि उनको हम अपना स्लेव समझें या फिर उनको अच्छा ट्रीटमेंट ना दें। एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की बात होती है। आगे बात करें रिस्क मैनेजमेंट, तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को किस किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। मैंने बादल में आपको अलग अलग तरह के रिस्क समझाए थे, उन्हें हमें कैसे पता करना है। यहाँ पर अगर रिस्क हो रहा है तो कैसे उसे कंट्रोल करना है या एलिमिनेट करना है। तो बेसिकली बीमारी को ढूंढना, बीमारी देखना कौन से स्टेज तक पहुंची है और उसे कैसे कंट्रोल या खत्म करना होगा, ये सारी बातें होती हैं। इसके में हमारे पास क्या क्या आता है, फाइनेंशियल जैसे क्रेडिट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क, फिर आता है रेपुटेशनल रिस्क। मान लो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पर बात आ गई तो यहाँ पर लॉसेस होंगे, जैसे हमने मैगी के केस में देखा था कि मैगी जो है उसकी वजह से लोगों का उस पर भरोसा खत्म हो गया था, एज लेड फाइंड किया गया था, ठीक है। और एनवायरमेंटल रिस्क हमारे कितने हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। फिर आती है बात स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की।
स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम ओपन चैनल्स मेंटेन करते चलते हैं हमारे सभी स्टेक होल्डर डायलॉग और फीडबैक के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो 1 to 1 अच्छे से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, यहाँ पर आपने देखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं इनमें हमारे पास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट आपके लिए अपॉइंट करती है, बैंक्स में आरबीआई अपॉइंट कर देता है। क्यों? क्योंकि इनका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन ये लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं और किसी भी तरह का अगर इन्हें लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है तो वो ये चीज को इन्फॉर्म करते हैं और यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह के फ्रॉड्स ऑर्गेनाइजेशन में ना हो और ऑर्गेनाइजेशन भी ना करे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि आप सही से चेक्स एंड बैलेंसेस लो। बेसिकली सारी चीजें अच्छे से चेक की जाती हैं, यहाँ देखा जाता है कि कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, फिर आती है बात सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन की। इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं हमारे सभी स्टेक होल्डर्स को। यहाँ हम क्या इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ESG, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कंसिडरेशंस। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें ध्यान रखना है हम एनवायरमेंट को डिग्रेड ना करें। अगर हमारी वजह से एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है तो यहाँ पर पैरेलल में हम ऐसे काम करें जैसे ट्रीज प्लांट करना, जिससे कि एनवायरमेंट को बेनिफिट हो। यहाँ पर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एज एन सोसाइटी के यहाँ पर रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं पर्सनल प्रॉफिट के लिए, और यहाँ पर हम गवर्नेंस पर ध्यान दें ताकि सभी चीजें यहाँ पर हम कैसे करें, ट्रांसपेरेंट मैनर में, एथिकल मैनर में करें। फिर आती है बात कंप्लायंस विद गवर्नेंस कोड्स। तो यहाँ क्या ध्यान दिया जाता है, यहाँ हमें ध्यान देना होता है कि हम गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे फ्रेमवर्क्स हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स हैं जैसे एंग्लो अमेरिकन मॉडल। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम शेयर होल्डर वैल्यू जो है इसको मैक्सिमाइज करें। ठीक है, देन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें हम मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को मेंटेन कर चलें। तो फीचर्स क्या हैं, यहाँ पर डोमिनेंस आपको देखने के लिए मिलता है पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स का, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनका यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल देखने के लिए मिलेगा। जो शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन है वो भी आपको यहाँ पर काफी एक्टिव देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा और क्या मिलता है आपको, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, यहाँ पर US, UK एंड कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ये फॉर्म मॉडल जो है इसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनको हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, प्रायोरिटी में रखते हैं और कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मार्केट फोर्सेस और इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हमारे रहें। नेक्स्ट मॉडल आता है आपका यहाँ पर कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं कि क्या है, अगर हमें बैलेंस करनी है सभी के इंटरेस्ट, किस किस के इंटरेस्ट को हमें यहाँ पर बैलेंस करना है, एम्प्लॉयज के, बैंक हमारे जो भी है ना, जो हमें लैंडिंग कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली हमें ध्यान देना है कि ऐसा ना हो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि हमारे एम्प्लॉयज कितना ओवरलोड हो चुके हैं। ऐसी चीजें हमें नहीं करनी। तो हमें यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स को भी ध्यान रखना है और हमारे शेयर होल्डर्स को अभी ध्यान रखना होगा। तो फीचर्स क्या है इसके, यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखोगे जो हमारे स्टेक होल्डर ग्रुप्स हैं, ठीक है, और बैंक्स हैं, इनका बहुत डोमिनेंट रोल रहेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि हमारे जो बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, हमारे बोर्ड्स पर यहाँ पर यूनियन रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होती है। इसके अलावा को डिटर्मिनेशन मॉडल आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पर एम्प्लॉइज जो हैं उनका भी उतना ही रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर सुपरवाइजरी बोर्ड पर जितना हमारे शेयर होल्डर्स का है। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को यहाँ प्रायोरिटाइज करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जर्मनी, फ्रांस, जापान।
अब बात करते हैं ईस्ट एशियन मॉडल की। ये हमारा रिलेशनशिप बेस्ड गवर्नेंस मॉडल होता है, जहां पर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और फैमिली इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है बेसिकली कि फैमिली कॉन्ग्लोमरेट्स आपको देखने के लिए मिले। बेसिकली जैसे आप देखते हैं ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे रिलायंस में है ना, तो धीरू भाई अंबानी, फिर उसके बाद में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, अब इनके बच्चे यहाँ पर आ गए, है ना। तो फैमिलीज जो हैं, उन्हीं में से लोग यहाँ पर बीओडीज का पार्ट बनते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर कॉर्पोरेशंस जो हैं, बैंक्स और गवर्नमेंट, इनके साथ में इनके काफी ज्यादा क्लोज टाइज चलते हैं। ये फैमिली ओन बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि बोर्ड जो हैं, वो यहाँ पर ऑफन डोमिनेटेड होते हैं हमारी इनसाइडर्स के साथ में या फैमिली मेंबर्स के साथ में। यहाँ हमारी एम्फेसिस शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर कम रहती है, और हम ध्यान देते हैं कि लॉन्ग टर्म तक हमारा बिजनेस जो है, उसकी ग्रोथ हो और नेशनल डेवलपमेंट हो। तो ये आपको कहाँ मिल जाते हैं, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान और जापान में इस तरह की कंपनीज देखने के लिए मिल जाती हैं। अब कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स हम इंडिया के बाहर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कमेटी आई थी, कैडबरी कमेटी, ठीक है। कैडबरी कमेटी जो है, इसको हम यहाँ पर कमिटी ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये 1991 में आई थी यूके में। क्यों आई थी, क्योंकि बहुत सारे ना कॉर्पोरेट स्कैंडल्स एक्सपोज हो रहे थे, जिससे कि पता चल रहा था कि ब्रिटिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आप बोल सकते हैं लूप होल्स के साथ में हैं, बहुत वल्नरेबल हैं। तो अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल जो थी, ठीक है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की और अकाउंटेंसी प्रोफेशन, यहाँ पर इन सब लोगों ने मिलकर इसको सेटअप किया था। इसके बाद में ये किसके लिए आया था, क्योंकि फाइनेंशियल कोलैप्स देखा गया था कोलोरोल और आसिल नदायर्स के पॉलीपैक्टर कंसोर्टियम का। बेसिकली यहाँ पर देखा गया था कि अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन ब्रिटिश में ठीक से नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये चाहते थे कि यहाँ पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, उनको हम रिव्यू करें और बेटर करें, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इन्हांस करें। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करें, अकाउंटेबिलिटी को और एथिकल कंडक्ट को, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या क्या की रिकमेंडेशंस दी, इसको हम कैडबरी कोड भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बात की है बोर्ड कॉम्पोजिशन की। तो बोर्ड कॉम्पोजिशन आपकी कैसी होनी चाहिए, बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, 3 इंडिपेंडेंट यहाँ पर मिनिमम, ठीक है, क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पर सेपरेशन होना चाहिए रोल्स का बिटवीन चेयरमैन और सीईओ। इसके अलावा आपकी जो ऑडिट है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, एक रेन्यूमरेशन कमेटी होनी चाहिए और एक नॉमिनेशन कमेटी होनी चाहिए। अब एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, देखो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो यहाँ पर डे टू डे ऑपरेशंस पर ध्यान देते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, ये ओवरसाइट प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमारे रहते हैं। और अगर एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, ये सब हमारे किसके अंडर आ जाते हैं, या एमडी, ये सब हमारे आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंडर। ओके, चलो नेक्स्ट आती है बात फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल्स पर ध्यान देना है। अब इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, देखो कुछ गाइडलाइंस हमें यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज या गवर्नमेंट्स बताती हैं कि हमें ये चीजें करनी है। इसके अलावा कुछ इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, कंट्रोल्स होते हैं, तो यही हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हो जाते हैं, इंटरनल पॉलिसीज, गाइडलाइंस, जिन्हें हमें फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए जब हम कोई भी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे ऑडिटर्स हैं, वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने चाहिए और डायरेक्टली हमारे शेयर होल्डर्स को या फिर टॉप मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट करें, ठीक है। या फिर ये किसको कर सकते हैं, ऑडिटर्स करते हैं ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट। अब आती है बात स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की। तो यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत होती है हमारे शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में। एनुअल रिपोर्ट्स हमें प्रोवाइड करनी होती हैं, जहां हम बताते हैं कि किस तरह से हमने एनवायरमेंट को और सोशल इम्पैक्ट्स को यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इम्पैक्ट क्या है, तो जब कैडबरी कोड आया तो ये काफी इन्फ्लुएंशियल गाइडलाइन बन गई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूके में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिले, ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए मिली, अकाउंटेबिलिटी और बोर्ड इफेक्टिवनेस आपको देखने के लिए मिलती है। अच्छा, ये यहाँ पर इंस्पायर कैसे हुआ था, जो सिमिलर कोड्स थे डेवलपमेंट की गई थी अदर कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडियाज कंबाइंड कोड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, जो ये कोड था पहले ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रहा था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ब्रॉडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सस्टेनेबिलिटी को बाद में रिवाइज कर लेकर आए। ठीक है, क्रिटिसिज्म्स की वजह से यहाँ पर कॉम्पोजिशन के ऊपर हुआ था कि भाई बोर्ड को डाइवर्स होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, और एक्सेसिव शेयर होल्डर डोमिनेंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये हमारे G20 या फिर OECD प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। यहाँ पर आप क्या देखोगे, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड गाइडलाइंस होती हैं जो कि एम करती हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। तो यहाँ पर इन्होंने 6 ऐसे एरियाज रखे हैं जिनको कवर किया है। तो पहला क्या है यहाँ पर, पहला ये में है कि हम यहाँ इंश्योर करें कि इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यहाँ पर एक फ्रेमवर्क हमारे पास हो। ठीक है, जिसमें कि हम यहाँ पर लीगल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, जैसे यहाँ पर शेयर होल्डर्स की राइट्स होनी चाहिए, रोल हमारे स्टेक होल्डर्स का क्या रहेगा, डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी। फिर इसके अलावा यहाँ पर शेयर होल्डर्स की राइट्स और की ओनरशिप की बात हो रही है कि किस तरीके से हमारी ओनरशिप राइट्स हमारे शेयर होल्डर्स को दी जाएंगी, क्या वोटिंग राइट्स रहेंगी और किस तरीके से वो यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद में इक्विटेबल ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करना है हमारे शेयर होल्डर्स को, तो यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए और फेयर पार्टिसिपेशन इनका देखने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा। रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका रोल क्या होगा, तो ये यहाँ पर बेसिकली देखा जाएगा कि इनका एंगेजमेंट अच्छे से हो, कंपनीज यहाँ पर कंसीडर करें कि भाई इनके भी इंटरेस्ट हैं। ठीक है, और हमारे शेयर होल्डर्स के अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी की, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ आपको टाइमली एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पर ESG के बारे में अच्छे से बताना है, आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि आप जो भी अपनी बैलेंस शीट दिखा रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहे हो, सब कुछ एकदम सही होने चाहिए और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। फिर आती है बात बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए बोर्ड की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, कितने इफेक्टिव हैं हमारे बोर्ड, एम्फेसाइज करेंगे हम यहाँ पर कि भाई हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हों, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज अच्छी हों और एथिकल स्टैंडर्ड्स हमारे मैनेज रहें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी देखी जाती हैं। अब इसके की फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं ये फोकस करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स पर, रेदर देन ये यहाँ पर हमें रूल्स बताएं, ये यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन्हें इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी जो है उसकी बात होती है, फिर यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात होती है कि हम वाइड रेंज जो है गवर्नेंस इश्यूज का इसको कवर करें और एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें। इसके बाद में हम यहाँ पर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, ग्लोबली एक्सेप्टेड होने चाहिए। तो ये हमारा जो है G20 ने और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया है और ये कैसा है, ये बेसिकली एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाता है गुड गवर्नेंस के लिए और ये यहाँ पर रेगुलरली रिवाइज होता रहता है ताकि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पर अप्लाई करें और जो भी डेवलपमेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर देखते हुए चलें। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो ट्रस्ट बन जाता है मार्केट में और स्टेबल इन्वेस्टमेंट मिलती है। इसके बाद में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, रिस्क मिटिगेशन कर पाते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मैनेज हो रही है और ये कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं सर्बेन्स-ऑक्सली एक्ट की। तो सर्बेन्स-ऑक्सली एक्ट जो है ये क्या था, देखो बेसिकली इसको हम पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग रिफॉर्म एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम SOX की तरह एब्रीवेट कर लेते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जो लेजिस्लेशन हमारे हो रहे हैं US में, ये उनकी बात करता है
बात करता है कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कॉन्टिन्यूसली रिफॉर्म करना होगा और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर भी ये ध्यान दे रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एम कर रहा है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने की। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आया था क्योंकि हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल स्टैंड यहाँ पर हमें फ्रॉड देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है, जैसे कि पब्लिक क्रेडिट कंपनीज जो थी वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, एनरॉन एंड वेलकम। इसके अलावा यहाँ पर क्या देखा हमने कि अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं और कॉर्पोरेट मैलिफियंस है। तो यहाँ हमने कोशिश की कि इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करें और हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है इसको हम अच्छे से कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ मेजर प्रोविजंस इसके आ जाते हैं, कुछ की प्रोविजंस आते हैं। जैसे यहाँ पर पीसीएओबी की बात होती है जो कि है पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाएं जिससे कि हम ओवरसी कर पाए पूरी ऑडिट इंडस्ट्री को कि सभी ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रहे होते हैं, किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे होते हैं। अपना यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करना है और क्रेडिट फर्म्स जो हैं इन्हें कॉन्टिन्यूसली इंस्पेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाते हैं ये सब करने के लिए। इसके अलावा हम ऑडिट स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। फिर आती है बात यहाँ पर ऑडिट इंडिपेंडेंस की। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम रिस्ट्रिक्शन लगाएं नॉन ऑडिट सर्विसेज के ऊपर, और यहाँ पर हमारी कोशिश है कि जो ऑडिटर्स हैं वो यहाँ पर ऑडिट क्लाइंट्स के लिए प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर पाए जिससे कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इंक्रीज हो। फिर बात आती है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की। तो यहाँ आप क्या देखोगे, जो हमारे सीईओ हैं और सीएफओ हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। और इसके अलावा आप क्या देखोगे, आप यहाँ पर देखोगे कि ये यहाँ पर एक्यूरेट और कंप्लीटनेस प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की। अगर बात करते हैं क्या क्या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स की हमें जरूरत होती है इम्प्रूव्ड यहाँ पर, तो यहाँ टाइमली डिस्क्लोजर करने हैं सभी मटेरियल फाइनेंशियल चेंजेस को। मटेरियल क्या हो गया यहाँ पर, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल चेंजेस जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकती हैं या फिर स्टेक होल्डर्स को हेल्प कर सकती हैं उनके लिए लेने वाले डिसीजंस में। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर और क्या देखेंगे हम, यहाँ पर आता है आपका ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन्स को प्रोहिबिट करना। देखो ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, अगर मान लो आपने बैंक गए, ठीक है, आपका एक फ्रेंड आपको वहां मिला, उन्होंने बोला मुझे लोन लेना था, ये लोग लोन नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है। आपने बोला ठीक है तो मैं भी इस बैंक में ही क्लाइंट हूँ, कस्टमर हूँ, मैं आपको इनकी जगह पर गारंटी ले लेता हूँ। अब आपका दोस्त जो है वो यहाँ पर धोखाधड़ी कर गया तो पैसा आपको देना पड़ेगा। ये होता है ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन, जहां पर जब आपने गारंटी ली तब तो आपकी साइड से कोई पैसा नहीं गया, लेकिन अगर किसी भी वजह से ए यहाँ पर फ्रॉड कर जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, तो आपको यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा, आपकी बैलेंस शीट अफेक्ट हो रही होंगी। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कोशिश करते हैं मैनेज करने की। नेक्स्ट आता है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। यहाँ हम क्या करते हैं, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उन एम्प्लॉयज को जो कि कॉर्पोरेट रॉन्ग डूइंग्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में होने वाली अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटीज को ये इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। फिर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगती हैं, अगर आप जानते हैं यहाँ पर क्रिमिनल और सिविल पेनल्टीज दोनों ही लग जाती हैं फाइनेंशियल फ्रॉड में और रिलेटेड ऑफेंसेस में। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो बेसिकली यहाँ पर यूएस और यूएस के बियॉन्ड दोनों ही जगह बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने के लिए मिले, बहुत अच्छा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया। लोगों में अब यहाँ पर कोशिश की कि ज्यादा रिगरस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रखें, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और अकाउंटेबिलिटी जो थी वो यहाँ पर बढ़ गई थी। लेकिन इस एक्ट के साथ में यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई जो कि इसके लिए एक डिसएडवांटेज का काम कर रही थी। कंप्लायंस कॉस्ट हाई हो गई, स्पेशली जो हमारी छोटी कंपनीज थी। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया में किस तरह से चलता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।